हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ इसके एग्जांपल्स हम लोग को सॉल्व करने हैं और कुछ एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे। अब मटेरियल पूरा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मटेरियल कॉस्टिंग पे पूरा डिटेल डिस्कशन हमने किया है, बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं एंड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। वहाँ हमने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, होपफुली वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जो कि लीफो मेथड, फीफो मेथड, एवरेज मेथड से सॉल्व करना था एंड उसका डिटेल सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। उसके अलावा बिना मटेरियल कॉस्टिंग के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने बताए थे, जैसे रीऑर्डर लेवल हो गया, ईओक्यू हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के लिए कर रहे हो, चाहे एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, हर एक लेवल पे इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उससे मटेरियल कॉस्टिंग की पूरी कवरेज हो जाएगी एंड कुछ एमसीक्यूज़ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ। तो चलो फिर जल्दी से अपना डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं एंड ये डिस्कशन सेशन ना आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्लास देखा है तो। अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं देखे हैं तो हम बता दें कि हमने कॉस्टिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट पे आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगे रिलेटेड टू कॉस्टिंग, जो भी अभी तक हमने अपलोड किए, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमने अपलोड किए हैं, सब आपको हमारी उस कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लियर? देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ईओक्यू की बात करें ना तो ईओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, कि पूरे साल में कितना ऑर्डर प्लेस करना है ये भी आपको इसमें मेंशन करना है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले देखो ईओक्यू का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन, मतलब पूरे साल में कितना कंजम्पशन हुआ, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। क्या हमारे पास क्वेश्चन में सारी डिटेल्स दी है? हाँ दी है। ए मतलब क्या हो गया, एनुअल कंजम्पशन, कि पूरे साल में हमने कितना कंज्यूम किया है, 10,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹50। एंड कैरिंग कॉस्ट दिया है क्या? हाँ वो भी दिया है, लिखा है कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है ₹2 और स्टोरेज कॉस्ट कितना है, 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, हम ये बता दें कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालना होता है पर एनम। ये याद रखना, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ देखो 8% दिया हुआ है ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो 8% क्या है, पूरे साल का। और तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ₹2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8% करेंगे या 8% ऑफ ₹2 कर दो, तो ये आ जाएगा ₹4 पर यूनिट पर एनम। क्लियर? और हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग कैरिंग कॉस्ट की बात करें, हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग हमेशा ये पर यूनिट निकालते हैं, पर एनम निकालते हैं। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब क्या हम ईओक्यू निकाल लेंगे, बहुत ही ईजिली ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारा 50 डिवाइडेड बाय, ये भी वैल्यूएशन हमने निकाली है कैरिंग कॉस्ट की 4। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट हटा करके तो वैल्यू आएगी 2500 kg। तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसका मतलब क्या है ये भी हम समझा दें कि अगर हमें पूरे साल में 10,000 दैट इज़ 10,000 kg रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो एक बार में हम कितना ऑर्डर करेंगे, 2500 kg ऑर्डर करेंगे, तो हमारी कम से कम कॉस्ट आएगी। अब हमसे इस क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। ये भी सिंपल है, कह रहा है कि पूरे साल में आपको कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है ना कि जितना हमारा टोटल कंजम्पशन है दैट इज़ एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। एनुअल कंजम्पशन कितना है, 10,000 kg, और एक बार में जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एक बार में अगर आप 2500 मंगवाते हो तो आपको कम से कम कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 4 ऑर्डर्स पर ईयर, कि पूरे साल में आपको 4 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। क्लियर? यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। सबसे पहला ईओक्यू पूछा था जो कि हमने निकाला 2500 kg एंड दूसरा पूछा था नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, तो ये हो जाएगा 4 ऑर्डर पर ईयर।
क्लियर? और देख लो, अगर फॉर्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। वैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। तो ईओक्यू तो बहुत ही ईजिली निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास एनुअल डिमांड दिया हुआ है, दैट इज़ पूरे साल की कंजम्पशन दी है। आगे हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 16 रुपीज़ पर ऑर्डर, और यूनिट प्राइस दिया है। ये क्यों दिया हुआ है? पर यूनिट प्राइस कितनी है? 20 रुपीज़। अच्छा, आगे क्वेश्चन में स्टोरेज कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट है और ऑब्सोलेंस रेट है। तो जो कैरिंग कॉस्ट है ना, उसी में ये सारे परसेंटेज ऐड होंगे। स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड ऑब्सोलेंस रेट, इन तीनों को मिला करके क्या आएगा? कैरिंग कॉस्ट आएगा। देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो हमारे पास स्टोरेज रेट दिया हुआ है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट दिया है, हमारे पास ऑब्सोलेंस रेट दिया हुआ है। ये दिया है 2% प्लस 12% प्लस 6%। तो यह हमारे पास हो जाएगा ये 20% पर एनम हमारे पास दिया हुआ है वैल्यूएशन। तो क्या ये कैरिंग कॉस्ट है? नहीं। कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? जितना हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है, दैट इज़ 20 रुपीज़ पर यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 20% पर एनम। जब आप इसकी वैल्यूएशन करोगे तो आएगा ₹4 पर यूनिट पर एनम। ये हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ गया। अब बहुत ही ईजिली हम लोग ईओक्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास बाकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन जो कि है 5000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि है 16 रुपीज़, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट जो कि है 4 रुपीज़। ये हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे 40,000 अंडर रूट में, दैट इज़ 200 यूनिट्स हमारे पास आएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कि अगर हमें पूरे साल में 5000 यूनिट्स मंगवानी है तो हर बार अगर हम 200 यूनिट्स मतलब 200 के लॉट में ऑर्डर करें तो हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट पूछा है वो सॉल्व करने के पहले देखो, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ईओक्यू नहीं पूछा था, टोटल कॉस्ट भी पूछा था। तो टोटल कॉस्ट हमेशा क्या होती है ये याद रखना, ये भी हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है कि परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों जब हम कॉस्ट मिलाते हैं तो हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट। तो क्या हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट में पहला हमारा क्या है? परचेज प्राइस है। इसका फॉर्मूला यहाँ से तुम लोग समझ लेना कि परचेज प्राइस मतलब क्या? एनुअल कंजम्पशन की पूरे साल में जितना कंज्यूम करें मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस पर यूनिट या रेट पर यूनिट। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा एनुअल कंजम्पशन है 5000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस पर यूनिट कितनी है? 20। तो इससे हमारी परचेज प्राइस कितनी आ जाएगी? 1 लाख की। प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। तो इससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर पर कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर। क्लियर? तो एनुअल कंजम्पशन मेरे पास कितना है? 5000 का। ईओक्यू कितना है? 200 आया था, मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 16। तो जब आप इसकी वैल्यूएशन निकालोगे ना तो 400 आएगा। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट में परचेज प्राइस आ गया 1 लाख का, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया 400 का, और कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्लियर? तो कैरिंग कॉस्ट क्योंकि उतना ही हम कैरी करते हैं, हम मानते हैं कि हमने जितना ऑर्डर किया है, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या है कि हम 200 यूनिट्स मंगवा रहे हैं तो पूरा 200 यूनिट्स हम अपने स्टोर में नहीं रखते हैं। क्लियर? उसका हाफ हम ये मान करके चलते हैं कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देते हैं प्रोडक्शन के लिए, और बाकी हाफ मेंटेन करके रखते हैं और स्टोर करके रखते हैं। मल्टीप्लाई बाय हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 4। तो जब आप इसका भी वैल्यूएशन करोगे तो 400 आएगा। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख प्लस 400 दैट इज जब हमारी ईओक्यू 200 यूनिट्स है तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? 1,08,000। क्लियर? यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि हमारा ईओक्यू आया 200 यूनिट्स का और टोटल कॉस्ट आई 1,08,000 की। बट ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ अ न्यू प्राइस ऑफ 12.80 इज यूज्ड। अब जब आप न्यू प्राइस यूज़ करो, अभी तक परचेज प्राइस पर यूनिट कितनी थी? 20 रुपीज़, और अब परचेज प्राइस पर यूनिट कितनी हो गई? 12.80। तो क्या इससे हम लोग ईओक्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट सिर्फ चेंज होगा। कैरिंग कॉस्ट कितना था? 20% पर एनम मल्टीप्लाई बाय 12.80 पर यूनिट। जब आप इसकी वैल्यूएशन करोगे तो ये आएगा 2.56 पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो गया,
बाकी EOQ की जितनी भी फिगर्स अभी तक थी सब सेम रहेगी, और जब आप EOQ कैलकुलेट करोगे तो अब EOQ आएगा 250 यूनिट्स। क्लियर? क्या इस 250 यूनिट्स की हेल्प से हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। डायरेक्ट बता रहे हैं, परचेज प्राइस के लिए एनुअल कंजम्पशन अभी भी कितना है 5000, पर यूनिट प्राइस कितनी है 12.80, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हो जाएगा हमारा 5000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.56, जो कि हमारी कैरिंग कॉस्ट है। इसका आप टोटल करोगे तो वैल्यू आएगी 64,640, और पहले कितनी आ रही थी 1,08,000। तो जब भी आपसे कोई सजेशन मांगेगा आप क्या बोलोगे कि हर बार आप ऑर्डर करो 250 यूनिट्स का, सो दैट आपकी टोटल कॉस्ट में डिक्रीज हो सके, आप कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग कर सको। क्लियर? तो ये ही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हमने बता दिया कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 64,640, और इस लेवल पे हमारा EOQ कितना आ रहा था 250 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स। अगेन एनुअल कंजम्पशन दिया है, यूनिट कॉस्ट दिया है, इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस दिया हुआ है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। आपको EOQ निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालना है, और टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स निकालना है। EOQ तो हम लोग बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख भी नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3200 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 6 रुपीज़ का 25%। क्लियर? ये पर यूनिट है और ये 25% दिया है। इसका जब आप वैल्यूएशन करोगे तो हमारे पास EOQ आएगा 800 यूनिट्स। तो अब क्या हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। हमारे पास एनुअल कंजम्पशन है, पूरे साल में हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं 3200 डिवाइडेड बाय EOQ कितना आया 800, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा 4 ऑर्डर पर ईयर, एंड टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स कितना हो जाएगा? देखो इसका फॉर्मूला है 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप अगर साल में 4 ऑर्डर कर रहे हो तो इसका मतलब हर 4 महीने पे आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे, तभी तो आप इस कंजम्पशन को फुलफिल कर पाओगे। क्लियर? तो सी का आंसर कितना हो जाएगा 4 मंथ। नेक्स्ट, 2 कंपोनेंट्स A एंड B आर यूज्ड एज फॉलोज। यहाँ हमारे पास वैल्यूज दी हुई रिलेटेड टू नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर पीरियड। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। अब इस टॉपिक पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था अपने डिस्कशन सेशन क्लास में, एंड वहाँ हमने सबका फॉर्मूला बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिखने वाले हैं, डायरेक्टली उसकी वैल्यूज सॉल्व करके लिखेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास कर लेना, वहाँ पे हमने फॉर्मूलाज लर्न भी कराया है, एंड आफ्टर दैट ये क्वेश्चन करना तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग रीऑर्डरिंग लेवल की बात करें तो रीऑर्डरिंग लेवल के लिए 2 फॉर्मूला हमने बताया था। एक तो बताया था मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम, और दूसरा सेफ्टी स्टॉक का बताया था, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो सिंपली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? मैक्सिमम कंजम्पशन, और मैक्सिमम कंजम्पशन मेरे पास कितना दिया हुआ है 75 पर वीक ईच, एंड मैक्सिमम लीड टाइम कितनी है? ए के लिए मैक्सिमम लीड टाइम है 6 वीक्स, तो ये हो गया हमारा 75 पर वीक मल्टीप्लाई बाय 6 वीक्स। क्लियर? ये ए का कैलकुलेट किया, ऐसे ही आप लोग बी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, 75 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे देखो बी के लिए मैक्सिमम हमारे पास कितना लीड टाइम दिया हुआ है 4 वीक्स। इसका आंसर आएगा 450 यूनिट्स और इसका आएगा 300 यूनिट्स। अब नेक्स्ट, मिनिमम लेवल हम ए का कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, बी का आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। बी, अब मिनिमम लेवल की अगर हम बात करें और मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करें तो फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था रीऑर्डर स्टॉक लेवल, दैट इज 450 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, और एवरेज कंजम्पशन मतलब क्या हो गया? नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम आप निकाल सकते हो, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 वीक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 450 यूनिट्स माइनस 250 यूनिट्स, और हम कह सकते हैं आंसर होगा 200 यूनिट्स। क्लियर? ऐसे ही जब आप मिनिमम लेवल निकालोगे बी का तो मिनिमम लेवल आएगा 150 यूनिट्स, खुद से कर लेना वो। अब हम लोग चलेंगे मैक्सिमम लेवल पे, क्योंकि हम सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। मैक्सिमम लेवल ए के लिए कैलकुलेट करेंगे। रीऑर्डर लेवल अभी हमारा आया था 450 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि हमारे पास दी हुई है 300 यूनिट्स
माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट जो कि है 25 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम जो कि है 4। तो ये हो जाएगा 100, इसको सॉल्व करके आएगा 100, यह है 450 और 300 750 यूनिट्स माइनस 100 यूनिट्स, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 650 यूनिट्स। और वैसे जब हम लोग मैक्सिमम लेवल बी के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 750 यूनिट्स। क्लियर। लास्ट हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल के लिए भी दो फॉर्मूला बताया था, तो हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमने बताया था मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो ए के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल कितना आया 200 और मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया 650 डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यूएशन करोगे तो आएगा 425 यूनिट्स। वैसे बी के लिए मिनिमम आया था 150, मैक्सिमम आया था 750, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 450 यूनिट्स। क्लियर। सिंपली अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट। अब आपको अगेन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है एंड रीऑर्डर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी तो हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 5000, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपीज़ एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट भी दिया हुआ है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है 5 रुपीज़। यहाँ हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके सीधे सीधे EOQ कैलकुलेट कर लेंगे। EOQ जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 200 यूनिट्स। तो हमारे पास EOQ आ गया। अब क्वेश्चन में रीऑर्डरिंग लेवल निकालना है, तो रीऑर्डरिंग लेवल के लिए देख लेते हमारे पास क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी है, ये डिटेल दी है, इन डिटेल्स में कहीं पे भी सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम यूसेज जो कि देखो दिया हुआ है 20 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम 15 डेज, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 300 यूनिट्स। तो रीऑर्डर लेवल आ गया, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट किया। नेक्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल के लिए जो फॉर्मूला है वो हम देख लें। सबसे पहले है रीऑर्डर लेवल जो कि अभी हमने निकाला 300 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी वो भी हमने निकाला 200 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। अब इस क्वेश्चन में देखो हम लोग के पास एवरेज लीड टाइम दिया है, मैक्सिमम लीड टाइम दिया है, मिनिमम लीड टाइम दिया है, एवरेज कंजम्पशन दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है। तो क्या हम मिनिमम कंजम्पशन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। पहले वही निकाल लेते हैं जिसका फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। ये है 15 इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया x, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया 20 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू x प्लस 20 और x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन कितना आ गया 10 यूनिट्स पर डे। क्लियर। अब सिंपली हम लोग मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज़ दी हुई है 300 यूनिट्स प्लस 200 यूनिट्स माइनस 10 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम कितना है 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 450 यूनिट्स। क्लियर। वैसे हमारे पास मिनिमम लेवल पूछा है क्वेश्चन में, तो मिनिमम लेवल हम लोग सिंपली निकाल लेंगे। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल जो कि आया 300 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन जो कि दिया हुआ है 15 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम दैट इज 10। तो 300 यूनिट्स माइनस 150 यूनिट्स कितना आ जाएगा 150 यूनिट्स। मिनिमम लेवल भी आ गया। और लास्ट हमसे पूछा था डेंजर लेवल निकालने के लिए। डेंजर लेवल का भी हमने फॉर्मूला अपनी क्लास में बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला सिंपली है एवरेज कंजम्पशन जो कि है 15 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस। और इमरजेंसी परचेजेस के लिए लीड टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 4 डेज। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 60 यूनिट्स। क्लियर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था और अगर आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमने बोला पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देख लो और उसके बाद ये सारी क्लासेस कवर करना, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस कवर करना, तो बहुत ही ईजिली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। हमने इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि कितना ड्यूरिंग द ईयर हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किया, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया है। और एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आप कर दोगे तो कितना ड्यूरिंग द ईयर आपने कंज्यूम किया वो आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम क्या होगा, 2,50,000। यहाँ पे क्या करना है, 90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 1,10,000 करोगे तो 2,50,000 आ जाएगा। तो ITR तो बहुत सिंपल निकल जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 एंड एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 लाख। अब जब हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.5, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया। और नेक्स्ट हमसे पूछा था द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 365 डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और 365 डिवाइडेड बाई 2.5, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने निकाला है तो ये आएगा 146 डेज। इसका भी हमने फॉर्मूला बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहाँ से ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा ना अगर हम लोग देखें मटेरियल में और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो पैटर्न पे आता है जहाँ पे हम लोग को स्टोर लेजर बनाना होता है। वो भी हमने अपनी क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और हमने बताया कि वो जो एक क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया था, अगर वो आपने सॉल्व कर लिया है तो उसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से चेक कर सकते हो। हमने टेलीग्राम चैनल पर उसका डिटेल सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, जहाँ पे हमने उसी सेम क्वेश्चन को लिफो मेथड से, फीफो मेथड से, सिंपल एवरेज मेथड से एंड वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व किया है। क्लियर। अब चलो कुछ एमसीक्यूज पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये सिर्फ सैम्पल एमसीक्यूज हैं और सैम्पल एमसीक्यूज हमने इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि किस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मटेरियल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो वो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमेशा क्या होता है, मटेरियल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल क्या होगा, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट्स, पिल्फरेज, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क, लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। नॉर्मल लॉस मतलब अनअवॉइडेबल होता है, करेक्ट आंसर होगा सी, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क। In which of the following methods of pricing cost lag behind the current economic values? No doubt first in first out method, ये हमने FIFO method में समझाया भी है। Next, continuous stock taking is a part of annual stock taking, perpetual inventory। perpetual inventory में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लगातार stock taking, stock calculation करते हैं। In which of the following methods issues of materials are priced at predetermined rate? इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। प्री डिटरमाइंड पहले से कहाँ डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में। व्हेन मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट गिव्स अपसर्ड रिजल्ट, मतलब जहाँ पे आपको रिजल्ट करेक्ट नहीं मिलेगा अगर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज और इन्फ्लेटेड प्राइस। सिंपल एवरेज जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा अपसर्ड ही आएगा, मतलब प्रॉपर नहीं आएगा। When prices fluctuate widely, the method that will smooth out the effect of fluctuation is सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फीफो, लीफो। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करी और आप वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करो तो सबसे सिंपल होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्राइस पर यूनिट नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, टोटलिटी में वैल्यू लेकर के प्राइस कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, under the FSN system of inventory control, inventory is classified on the basis of, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, frequency of usage of items of inventory। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेसिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल इज। कौन सा फॉर्म अप्लाई करते हैं, परचेज रिक्विजिशन नोट, दैट इज PRN। करेक्ट आंसर होगा बी।
अब देखो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे प्लस कुछ एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू मटेरियल कॉस्टिंग। इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, बट इनकी प्रैक्टिस के पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिलेटेड टू मटेरियल कॉस्टिंग। इसके बाद अब हम लोग एम्प्लॉय कॉस्टिंग पे डिस्कशन करेंगे। सेम पैटर्न पे पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे एंड आफ्टर दैट उसके कुछ न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए। एंड अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।